मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का थर्ड पार्ट जो है आज हम देखेंगे। थर्ड पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे साउद्देश्य प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है, उसकी प्रक्रिया में क्या चरण होते हैं। इससे पहले जो हमने दो पार्ट देखे थे उसमें हमने पहला देखा था कि साउद्देश्य प्रबंध क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या महत्व है। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि उद्देश्यों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य संस्था के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रबंध की प्रक्रिया के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब जो हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं, अब हम उसमें देखेंगे कि साउद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया के क्या चरण हैं। साउद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया जो है वो संस्था के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि चाहे वह उच्च स्तरीय हो, चाहे मंडलीय, विभागीय, अनुभागीय या व्यक्तिक, कोई भी प्रकार के उद्देश्यों को अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन चरणों का, प्रोसेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस सभी साउद्देश्य प्रबंध की प्रमुख जो उसकी प्रमुख विशेषता होती है वह उसके प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ जो है प्रोसेस होती है। तो इसके अंतर्गत जो है ये प्रमुख चरणों को निम्नानुसार हम मान सकते हैं। सबसे पहला हम संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करते हैं। सबसे पहली बात जो इसके अंतर्गत की जाती है वह की जाती है कि संस्था के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करना, यानी कि दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण करना जिसके लिए संस्था बनाई गई है। संस्था का सर्वोच्च प्रबंधन जो है वह इन उद्देश्यों का निर्धारण करता है, और इसके अंदर सामान्यतः व्यू रचनात्मक प्रकृति के नेचर के होते हैं कि दीर्घ अवधि में हम किस प्रकार से इन उद्देश्यों को स्टेप बाय स्टेप करके प्राप्त कर सकते हैं। इन उद्देश्य, संस्था के उद्देश्य या निगमीय उद्देश्य जो है एक निश्चित ही संस्था के दीर्घकालीन अस्तित्व और निरंतर विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें कुछ प्रमुख पहलू निम्न अनुसार होते हैं, जैसे प्रबंध की अपनी विचारधारा, प्रबंधन कैसे करना चाहती है संस्था, किस प्रकार का प्रबंधन करना चाहती है, वह इसमें ध्यान में रखा जाता है। संस्था के संसाधन कहाँ से आएंगे, इसको बाद में ध्यान में रखा जाता है। उसके आंतरिक और बाहरी वातावरण की परिस्थितियाँ कैसी हैं, संस्था जिस चीज़ का व्यापार कर रही है उसकी आंतरिक और बाहरी परिस्थितियाँ कैसी हैं, यानी एक्सटर्नली देश की क्या नीतियां हैं उसके संबंध में, और आंतरिक संस्था उसके उन नीतियों को कैसे ओवरकम करेगी। बाज़ार में उसकी क्या विशिष्ट परिस्थितियां हैं वो उसके अंदर ध्यान में रखा जाता है। संस्था के हित में रहने वाले विभिन्न वर्ग जैसे समाज, कर्मचारी, शेयर होल्डर्स, मध्यस्थ, ये सब इसके विभिन्न पक्ष हैं जो संस्था से जुड़े हुए होते हैं, या ग्राहक, ये सब, इन सब के लिए संस्था को इनके हितों की ध्यान में रखते हुए इन उद्देश्यों को बनाना होता है। तो संस्था जब प्रबंधन करती है तो कई सारी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आंकलन के आधार पर इनका मूल्यांकन करती है और इनको बनाती है कि हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रबंधन को इन उद्देश्यों को तब तक अस्थायी या अंतरिम या प्रारंभिक उद्देश्य मानना चाहिए जब तक कि उद्देश्यों का सभी स्तर पर प्रबंधकों के उद्देश्यों के अंतिम रूप नहीं दे दिए जाए, ये माना जाता है। फिर दूसरा आता है अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण। जब संस्था के मेन उद्देश्य जो उसके टॉप मोस्ट जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य है उनका निर्धारण कर लिया जाता है, तो दूसरा लेवल आता है वह है अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्माण, अर्थात मंडल, विभागीय, अनुभागीय प्रबंधकों का और कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण जो है इसमें होता है। संस्था प्रत्येक स्तर पर जो है जो उसके अधीनस्थ प्रबंधक हैं या कर्मचारी जो हैं उनके उद्देश्यों को इस प्रकार से निर्धारित करती है कि वह अल्पकालीन एवं मध्यकालीन होते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन जो उद्देश्य हैं उससे जुड़े हुए होते हैं और उनके आधार पर ही जो है अनुभागीय, विभागीय या मंडल जो है उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इसके अंदर इसमें निम्न प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देते हुए हम इनका निर्धारण करते हैं कि सबसे पहला कि अनुसार आप संस्था या विभाग के उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है, उस बाधा को कैसे दूर किया जाएगा। उद्देश्यों की प्राप्ति
के लिए किन सुविधाओं की आवश्यक है, यानी किन संसाधनों की आवश्यकता है, और अधिक और अच्छे परिणाम किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। उच्च प्रबंधक एवं जो है कर्मचारी किस प्रकार एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में। ये उद्देश्य जब हम उनको अधीनस्थों का उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं। ये जो सौद्देश्य प्रबंध की प्रक्रिया जो है वह यहाँ से शुरू होती है। जैसे उच्च प्रबंधक और उनकी वचनबद्धता, संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण पहला आ गया। विभागीय उद्देश्यों का, अधीनस्थों के उद्देश्यों का, संसाधन व उद्देश्यों में संतुलता, उद्देश्यों का जो है आवर्तन, कार्य योजनाओं का विकास, कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, निष्पादन की समीक्षा और अंतिम मूल्यांकन। ये सारे स्टेप्स जो हैं इसके अंतर्गत पूरे किए जाते हैं, तब जो है उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो दूसरा हमने देखा अधीनस्थों का। उसके बाद हम तीसरा आता है उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन बनाना। जो उद्देश्य हमने तय किए हैं वो स्पष्ट, मापन योग्य और सत्यापन योग्य उद्देश्यों का निर्धारण होना ज़रूरी है। फिर उन उद्देश्यों के साथ हम अपने संसाधनों को जोड़ते हैं। उद्देश्यों को उपलब्ध पूंजी, सामग्री, मानवीय संसाधन उनके बीच में व्यापक संतुलन स्थापित किया जाता है, तब उसका जो है सही प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर आता है चौथा स्टेप जो है उद्देश्यों का पुनरावर्तन करना, रिसाइकलिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। ये इसका मतलब होता है उद्देश्यों का निर्धारण अधिकारी, अधीनस्थों और की संयुक्त सहमति और विचार विमर्श से, परस्पर विचार विमर्श से किया जाता है। फिर उसके बाद उनके परामर्श के आधार पर उनमें संशोधन या समायोजन किया जाता है, ताकि जो है नीचे लेवल और टॉप लेवल की जो वेवलेंथ है वो सेम आ सके, और इसलिए उसमें उनका इनपुट भी रखा जाता है। और अधीनस्थ के उद्देश्य जो है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है वो तभी कटिबद्ध होता है जब उसके बात को भी सुना जाता है, उसकी समस्याओं को भी सुना जाता है, और उनके आधार पर ही हम विचार विमर्श कर जो है एक उद्देश्यों को पुनर्निर्धारित करते हैं। फिर कार्य योजना का पांचवा स्टेप आता है कार्य योजनाओं का विकास। कार्य योजनाओं का विकास से मतलब है सभी स्तर पर उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने के बाद उसके क्रियान्वयन की बात आती है। योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। पेपर में जब तक योजना है तब तक वो पेपर में है, जब उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसका सही क्रियान्वयन होता है। कार्य योजनाओं का कार्य निष्पादन मार्गदर्शन करती हैं, तो इसमें ये माना जाता है कार्य योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। कार्य योजनाएं वह होती हैं जो कि एक्शन प्लान बताती हैं कि जो ऊपर के उद्देश्य हमने तय किए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए उद्देश्यों की पहला स्टेप आता है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी। उन क्रियाओं का आपसी संबंध और पूर्ण समन्वय होना चाहिए। क्रियाओं के निष्पादन में कितना समय लगेगा, कैसे पूरी की जाएंगी, उसमें क्रम में प्राथमिक क्रम क्या होगा, परिणामों का उत्तरदायित्व किसका होगा, और क्रियाओं को करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके आधार पर कार्य योजनाओं का प्लान बनाया जाता है कि अब हम यहाँ पे क्रियान्वयन पे आ गए हैं। क्रियान्वयन से मतलब वही कि जो हमने अभी तक पेपर में था उसको हम वास्तविक रूप से उतारना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। फिर आता है कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन। अब जो हमने कार्य योजनाओं डेवलप की थी, इन कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, इसका जो है चरण इस चरण में संस्था के सभी व्यक्ति कार्य योजनाओं के अनुसार अपने कार्य को पूरा करते हैं, यानी सभी लोगों को अभिप्रेरित किया जाता है कि वे सभी आवश्यक संसाधनों के आधार पर ही कार्य करें। फिर आता है सामयिक पुनरावलोकन, पीरियोडिक रिव्यू। हमने कार्य योजनाएं क्रियान्वित करने के बाद उसका समय समय पर उसकी प्रगति, उसका प्रतिवेदन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रगति का मूल्यांकन समय समय पर नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो है प्रगति जो है
वो अगर हम लास्ट में जाके उसका मूल्यांकन करेंगे तो बीच में जहाँ पे हम उसमें सुधार ला सकते थे कम समय में, वो सुधार की गुंजाइश हट जाती है और हम फिर लास्ट में पूरी योजना को दोबारा से बनाने का कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए समय समय पर जब हम पुनर्वलोकन करते हैं तो कार्य योजनाओं का, तो उसमें यथा समय सुधार का उपाय भी किया जाता है और उसके आधार पर सउद्देश्य प्रबंध किया जाता है। फिर इसी चरण में सबसे अंतिम स्टेप आता है, वह है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन से तात्पर्य ये है कि सउद्देश्य प्रबंध की जो ये अंतिम चरण है, इसमें जो पूरे चरणों में जो कार्य किया गया उसका मूल्यांकन किया जाता है या उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि हर स्तर पे जो कार्य किया गया वह कार्य जो है वह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सही से निष्पादित किया गया नहीं, उसकी गुणात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है और उसका परिणात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है, ताकि जो है ये तय किया जा सके कि जो कार्य हमने किया है इवोल्यूशन में, जो पूरे जो है प्रक्रिया के दौरान जो हमने कार्य किया वह कार्य सही प्रकार से हो रहा है या नहीं। ये अंतिम मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि जो हमने उद्देश्य तय किए थे उन उद्देश्यों के अनुरूप हमारा कार्य हो रहा है या नहीं, या उन उद्देश्यों को हमने कितनी सीमा तक प्राप्त किया। तो इसलिए ये एक जो प्रोसेस जो है सउद्देश्य प्रबंध का प्रोसेस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर स्तर पर किया जाता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जिनके जो जो उद्देश्य जिनको दिए गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कार्यों को करना ज़रूरी होता है और इसके आधार पर ही ये कार्य किए जाते हैं। तो ये थे सउद्देश्य प्रबंध के चरण। आज इतना ही। थैंक यू।